कि क्या ये कार्रवाई ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में या इसी दायराकार में होगी, या दायराकार वसीम भी हो सकता है? क्योंकि आज मैं फैसल बोर्डो को सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि इसका अब पता चलेगा कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ था, यानी और भी मामला क्या इसमें आ जाएंगे? अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि इरशाद भट्टी साहब ने जो बातें की हैं उनमें कुछ जो है वो मतलब फैक्चुअली वो करेक्ट नहीं है कुछ बातें। अच्छा। जो साकिब निसार साहब ने इन चैम्बर जो बेसिकली इस मैटर को टेकअप किया था वो ऑनरशिप का इशू था बिटवीन जायदा जावेद एंड कंवर मोइज। वो तो उनका इशू अपना है। जी ठीक है। ये जो इशू है जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइसा की अदालत में आया है, वो उस जो है वो उस चीज के खिलाफ है कि रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया और अफवाज का जो ओहदा है, पाक फौज का जो ओहदा है, उसको इस्तेमाल किया गया और उस तनाजर में वो एप्लीकेशन लेकर आए 184(3) में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। वो जो केस है जो कि साकिब निसार साहब के पास था, उस पर FIA ने इंक्वायरी की। जब इंक्वायरी की तो आखिरी दिन साकिब निसार साहब उस केस को फाइल कर गए। वो मैटर जो है वो ऑलरेडी अभी तक डिसाइडेड नहीं है, उस पर कुछ भी आगे चीज नहीं बढ़ी, वहां पर वो रुक गया, फुल स्टॉप होगी। ये जो मामला है, इस मामले के ऊपर ये मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी पहले जो लीगल रेमेडीज हैं वो अवेल करें, और उनकी पहली रेमेडी थी, उनको कहा कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाके कंप्लेंट करें। तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कंप्लेंट की और उसमें जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ये मैटर गया तो वहां से पाक फौज के पास आया, और फिर वहां पर जब पाक फौज के अंदर जब मामला आता है तो वहां पर खुद एहतसाबी भी है, वहां पर फास्ट ट्रैक भी किया जाता है चीजों को और हकायक की रोशनी में। यानी उसमें उजलत में हेस्ट में भी चीज नहीं होती, लेकिन फास्ट ट्रैक होती है, टाइम वेस्ट नहीं किया जाता। वहां पर जिस तरह वो भट्टी साहब बता रहे हैं कि बेस जनरल साहब को एक अपॉइंट किया गया, एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता है जिन्होंने इस मामले की इंक्वायरी की, और उस इंक्वायरी के नतीजे में अब इनकी कुछ ऐसी और भी चीजें सामने आई हैं जिस वजह से उनको अब आर्मी ने अपनी तहवील में ले ली है। अब ये सारा मामला है जी, इसमें भी जनरल फैज हमीद के साथ भी मुकम्मल इंसाफ होगा, और ये चीज जनरल फैज हमीद खुद भी कहेंगे कि विक्टिमाइज नहीं किया जाता पाक फौज के अंदर। पाक फौज के अंदर इतना ट्रांसपेरेंट इशू है कि वो कोई भी, चाहे हवलदार है, चाहे कोई कांस्टेबल है, चाहे कोई जनरल है, हर एक को एक जैसे तरीके से इंसाफ मिलता है। एक चीज। दूसरा मामला देखें कि अभी यानी 9 मई वालों का ये पहला कोई इशू नहीं आ रहा। 9 मई वाले जो अफसरान थे, चाहे वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से लेकर जो है वो आप देखें कि इवन के मेजर तक, कैप्टन तक लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, और वो भी इसी तरीके से ट्रायल का मौका मिला, और जिसकी जो इंक्वायरी में मामला जो है वो कमजोरी सामने आती है, फिर उसकी खुद एहतसाबी अदारा खुद करता है। कोई एक अदारा मुझे बता दें इसके मुकाबले में जो इस किस्म का मैकेनिज्म जिसके अंदर हो। तनकीद आजकल फैशन बन चुका है, फौज के ऊपर तनकीद लोग बहुत करते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारी जो जुडिशरी है उसके अंदर क्या इस हद तक खुद एहतसाबी है? क्वेश्चन में उठा रहा हूं। जुडिशरी में, एग्जीक्यूटिव में बिल्कुल। देखिए, अरशद मलिक साहब की जब वीडियो आई उसके बाद भी क्या हुआ, करते कराते कितना टाइम लगा, और अरशद मलिक का जो फैसले थे वो बरकरार रहे। तो हमारे यहाँ तो इस किस्म के सिस्टम चलते आ रहे हैं, लेकिन इस तरह तनकीद हम लोग कर देते हैं। अल्लाह करे कि तमाम इदारे बेहतर हों और इसी जो है फुट स्टेप के ऊपर चलें जिस सिमत में जो है पाक फौज चल रही है। बिल्कुल सही है। जरा हसन, इस पर आप क्या समझते हैं कि जनरल फैज हमीद के बारे में PMLN का एक मौक़िफ़ रहा, उनका ये मौक़िफ़ रहा कि जी इमरान खान इन्हें आर्मी चीफ बनाना चाहते थे। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इंकिशाफ किया उससे तो पता चला कि ये मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो तो चाहते थे कि इमरान खान की हुकूमत खत्म हो जाए, और जुबैर साहब ने जो कहा था, उन्होंने कहा कि जी मुझे जब PDM बनाने के हवाले से जो मीटिंग हुई जनरल बाजवा के साथ, उसमें फैज हमीद साहब मौजूद थे। तो कोई सियासी किरदार भी तो बहुत रहा है इनका। अच्छा, देखिए, सियासी किरदार तो रहा है उनका, ये तो बड़ी ऑब्वियस बात है और सब दुनिया को मालूम है। हम तो बल्कि मजाक करते थे कि ये फैज़याब हो गए हैं, एक मतलब बात होती थी। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ, ये जो इशू है जनरल फैज हमीद साहब का, जिस मामले के ऊपर ये कोर्ट मार्शल इनिशिएट हुआ है, वो रियल एस्टेट का इशू है। अब इनके रियल एस्टेट के अंदर कनेक्शंस हैं, यानी अब ये देखें, अब ये देखिए कि यानी ये नहीं है कि कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में उनके सियासी जो मामला था वो जेर बहस नहीं आ रहे। अभी मेरे इल्म में नहीं है। वो बेसिकली उसमें जो प्रेस रिलीज बता रही है वो ये है कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जियां रिटायरमेंट के बाद जो कर रहे हैं वो शायद होंगी। उसमें कोई चीज़ ऐसी हो सकता है कि सियासी सरगर्मियों, क्योंकि जो DGI होता है साबिक, वो 5 साल तक पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। वैसे नॉर्मल को बंदा अगर होता है, रिटायर होता है फौजी, वो 2 साल का बाहर है। इमरान खान साहब के दौर में मलिक रियाज साहब और इमरान खान साहब की और जनरल फैज हमीद की मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई हैं। मुतअद्दिद टाइम पर वो इकट्ठे बैठे हुए पाए गए, प्रोजेक्ट्स के हवाले से इनिशिएट करते रहे। जब ये चीज़ें एक कॉमन नॉलेज है तो देखिए ना, जब आप
डीजीसी हैं, आपका बेसिकली उसमें इंटरेस्ट तो था ना, लेकिन ये आपकी जॉब डेजिग्नेशन नहीं थी। जब आप उससे हट के दीगर चीजों में आप आते हैं, रियल स्टेट के अंदर आप आते हैं, तो फिर क्वेश्चंस रेज होते हैं। और बेसिकली जो ये कवर मुइज के साथ भी हुआ या जो भी उसका इशू हुआ, उसमें इनका क्या लेना देना था उसमें, यानी इनके ओहदे के मुताबिक इनकी जॉब तो इससे मुतल्लिक थी नहीं। जो हैदराबाद रिजवी वहां पर जाकर शूटिंग कर रहा है, एमक्यूएम का बंदा है, तो ठीक है, दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मौजूद थी, उन्होंने कार्रवाई करनी थी। तो ये खुद एहतसाबी है पाक फौज के अंदर कि भाई ये आपका काम नहीं था, आपने अपने ओहदे को मिस यूज किया और उसी के लिए वो काउंटेबल है। और अब इसमें भी जो अभी आप ये कह रहे थे ब्रिगेडियर साहब कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वो सिविल कोर्ट के बराबर नहीं है जी, इट्स इक्विवेलेंट टू सेशन कोर्ट। और ये सेशन कोर्ट के तर्ज पर ही ट्रायल होता है, लेकिन फर्क ये है कि थोड़ा सा वो जरा एक्सपीडिशियसली होता है, वो तारीख पे तारीख, मक्खी पर मक्खी नहीं मारी जाती। वहां पर जो काम अब करना है फिर वो करना है। एक तो ये कि वो स्पीडी होगा, दूसरा ये कि उसमें फिर पूरे मेरिट का ख्याल रखते हुए, मेरिट का हर एतबार से कोई लाइक्स डिसलाइक्स नहीं हो। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने ही वेरी राइटली सेड कि उनको अपना डिफेंस काउंसिल चूज करने का राइट होगा, वो अपनी मर्जी का वकील ले सकते हैं जो उनको डिफेंड करे। और देखिए, अगर तो वहां पर भी ये होता है कि लाजमी नहीं है कि अभी कोर्ट मार्शल इनका होना ही होना है, अब हो सकता है कि ही मे वॉक आउट फ्रीली विद क्लीन हैंड्स, और ये भी मुमकिन है कि उनको सजा मिल जाए। तो ये तो अभी ट्रायल होना है और ट्रायल के बाद चीज सामने आएगी। बिल्कुल सही है। चलिए, ठीक, सही है। आज़ाद यूसुफ, क्या सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर अमल दरामद करना लाजिम है, या हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी फैसले को गैर आईनी करार देकर उस पर अमल दरामद ना भी करे? नहीं, हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। अदालत फैसला पहले चेक करे ना कि आईनी है गैर आईनी है। अच्छा, पहले आपने परखना किसके ऊपर है, टेस्ट ऑन क्या है, किसने करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है। देखिए, फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जी, जो खालिक हैं आईने पाकिस्तान के, जिन्होंने आईने पाकिस्तान बनाना है, वो पार्लियामेंट है। वो आईनी इदारा है, वो सुप्रीम है, वो सॉवरेन है। एक इख्तियार आईने पाकिस्तान सिर्फ एक इदारे को देता है जो आइन में तरमीम कर सके, वो पार्लियामान है। ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, जैसे जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि वो अपनी पावर्स इनहेरिट करता है कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, इसलिए फैसले पर अमल दरामद करना आईनी तकाजा है। तो बात यह है कि आईने पाकिस्तान के खालिक अदारा ही उसमें तरमीम कर सकता है। अब जो 187 की बेसिकली आइन की तशरीह वाली तो वैसे एक बात है ना, अब बात आप करते हैं जी कि उन्होंने 187 इन्वोक किया इस फैसले में, अगर उसके पर आ जाते हैं। 187 का स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है। 187 उसी जगह इस्तेमाल हो सकती है जहां पर आइन तो बहुत दूर की बात है, कानून भी वाजे ना हो, तो वहां पर 187 का इस्तेमाल करती है सुप्रीम कोर्ट ताकि कंप्लीट जस्टिस हो सके। यह नहीं हो सकता कि आइन भी एक चीज वाजे तौर पर बता रहा हो, आर्टिकल 51, तो फिर आप जो है ना वो तशरीह के नाम के ऊपर, आप तशरीह के नाम के ऊपर क्या कर गुजरे कि आप 51 को रीराइट कर दें। आप 51 को आर्टिकल को पढ़े ना, उसमें वो क्या चीज कह रहे हैं, एक पार्टी, अच्छा, जो कि बेसिकली इस केस के अंदर फरीक नहीं है, वो थी नहीं जिसकी अपील थी 185 की, अपील इज डिसमिस्ड, अपील को कर दिया अदालत ने डिसमिस। जो ऑर्डर चैलेंज किया था उस अपील में हाई कोर्ट का, पेशावर हाई कोर्ट का, उस ऑर्डर को भी सेटिसाइड कर दिया। अब मेरा सवाल ये ना, अपील सुप्रीम कोर्ट ने चले इम्प्यूड ऑर्डर सेटिसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने सीट किसको दे दी, पीटीए को, जो पार्टी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये फैसला ऐसा दिया जिसमें ये सवाल उठते हैं जो आप उठा रहे हैं, तो हुकूमत के पास यही रास्ता है ना कि अपील में जाए सुप्रीम कोर्ट के पास, रिव्यू में जाए। चलेगी आप, अच्छा, रिव्यू में जाए। और अब क्या रिव्यू में जाए बगैर, बड़ी मजेदार बात अब आप इंप्लीमेंट ना करें फैसला। अब देखें जी, अब देखें, केसेस की फिक्सेशन करनी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की वजह से जो इख्तियार है चीफ जस्टिस से 3 जजेस के पास चला गया जी। बात चल रही है, प्रैक्टिस ही चल रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून कहता है कि रिव्यू आपने 14 दिन में फिक्स करना है, लेकिन हमारे जज साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम रिव्यू फिक्स इसलिए नहीं करना कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं। कानून पर अमल करने का आपने हल्फ उठाया हुआ है, आइन और कानून के मुताबिक काम करने का, फैसले करने का आपने हल्फ उठाया हुआ है। क्या तफसीली फैसला आने से पहले भी रिव्यू हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? और अगर 14 दिन के अंदर फैसला आने का कोई कानून अगर आपको पसंद है या ना पसंद है, आज जो कानून है उस पर आप काम करने के पाबंद हैं। अभी कानून को बन जाए, जब तक कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन नहीं करेगा तब तक वो कानून है, वो आपके ऊपर भी एक जो है वो एक क्या कहते हैं कदगन है, मेरे ऊपर भी कदगन है, और इरशाद भट्टी साहब के ऊपर भी वो लागू होता है। तो जब हम तीनों पर लागू होता है तो हमने उस पर अमल करना है। तो जजेस ये नहीं कह सकते कि हम छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन वो छुट्टी पर चले गए। तो इंसाफ अगर 15 दिन में नहीं फिक्स करते और 2 महीने के लिए छुट्टी पर चला गया है, तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मतलब आप कह रहे हैं कि छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए था जजेस को जी? मतलब कि छुट्टी लेना भी तो, छुट्टी पर जाना भी तो बुनियादी हक है ना उनका। जी बुनियादी हक है,
जी बुनियादी हक है। तो फिर आप अमल दरामद के लिए भी इंतजार कर लेना, दो महीने इंतजार कर लें, अच्छा हो जाएगा। फिर जब अगर छुट्टी पर ही हैं आप ठीक है, ठीक है, फिर आगे देख लीजिएगा। सर ये बस सही है, जब तक रिव्यू नहीं होगा तब तक अमल दरामद नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं जी। रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट के पास ऑप्शन ये है कि एक वो चीज जो कि आपका साकिब निसार साहब बड़ी मजेदार बात करते थे, कहते थे मैं वो फैसला क्यों दूं जो इम्प्लीमेंट अमल दरामद नहीं हो सकता, तो मैंने ख्याल करना है कि मैं वो फैसला नहीं दूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट को वो फैसला देने चाहिए जो काबिल अमल हो, जो कि आइन से मुतसादिम ना हो। तो सवाल ये पैदा होता है कि साकिब निसार की ये बात सही है या गलत है, क्योंकि फैसला दोबारा आइन और कानून की रोशनी में होना होता है। तो नहीं है ना। चलिए ये तो आपकी तशरीह है या हुकूमत की तशरीह है कि नहीं है, लेकिन खर्शी साहब किसी टेक्नोक्रेट सेटअप की बात कर रहे हैं और यहाँ शहर इक़्तिदार में बड़ी चैमगुइयाँ भी किसी अबूरी हुकूमत की हो रही हैं, ये क्या कोई खबर है आपके पास? अच्छा बिल्कुल, मैं इसका जवाब देता हूँ। उससे पहले मैं बात कर दूँ, वो भट्टी साहब कह रहे थे कि अभी मुख्तसर फैसला आया, तफसीली फैसला वजात नहीं आई, तो उससे पहले रिव्यू और कानून साजी होगी है, तो उसमें नए फैसले में, तफसीली फैसले में कोई नई चीज़ आ सकती है। तो वो नई चीज़ नहीं आती होती भट्टी साहब, वो जब तफसीली फैसला होता है ना, वो अपने ऑपरेटिव पार्ट जो फैसला दिया होता है उसकी डिटेल रीजनिंग दे रहे होते हैं कि हमने ये फैसला क्यों दिया। तो रीजनिंग की आ जाएगी ना, हो सकता है कोई रीजनिंग आ जाए ना। रीजनिंग की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस चीज़ की, फैसले की, या जो फैसले का ऑपरेटिव पार्ट है वो सामने आया हुआ है। हो सकता है जो सवाल हुकूमत उठा रही है ना, कोई नई चीज़ नहीं आ सकती। हुकूमत का सवाल क्या है? हुकूमत का सवाल ये है कि जी जिसने मांगा नहीं उसको मिल गया, पीटीआई तो फरीक नहीं थी, फिर लोकल स्टैंड आया था उनका जिनको सुना नहीं गया। हो सकता है इन सवालों का जवाब आ जाए डिटेल्ड जजमेंट। ये इन चीज़ों के सवाल का जवाब आ भी जाए तो जो एक लीगल किसी का एक होता है ना, क्या लोकल स्टैंड आया होता है, वो लोकल स्टैंड आया तो नहीं बन गया ना, हक दावा नहीं बनता ना जब तक उसको पार्टी नहीं बन रहा। वो तो पार्टी बना ही नहीं है। वो खुद अगर सोया हुआ है और वो चाह रहा है कि जी वो उसके अपने लोग शामिल हो चुके हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। देखिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई थी मखसूस नशिस्तें लेने के लिए, वो अपनी सीटें भी गवा दी, उसने पीटीआई को दे दी। अगर देखा जाए तो कानून में भी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए ना, कंप्लीट जस्टिस आप कर रहे हैं लेकिन कोई होता हुआ नजर आए। लेकिन बहरहाल मैंने की बात करी थी, बाकी शेख रशीद साहब वाली बात मैं करता हूँ आपको। ये तो एक पता इतना लंबा ये मामला है अदालत वाला कि ये यानी हर बंदा जो है वो समझ रहा है कि जी शायद अदालत जो कर रही है वो इंसाफ नहीं कर रही, बल्कि अपना कुछ, मैं कानूनी माहिरीन की बात कर रहा हूँ, वो कुछ अपने जो है ना वो जुडिशल उनका चल रहा है, कहते हैं एक्टिविज़म, तो इसको जुडिशल एक्टिविज्म का नाम दिया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस पर एक लंबी बहस है। शेख रशीद साहब का लिए 4 नंबर गेट का दरवाज़ा बंद हुआ है, वो खुद ये बात कह रही हैं। ठीक। और इमरान खान साहब ने उनको जो है वो अपने साथ से अलग कर दिया है। अब जेल में कुछ हमारे दोस्त गए थे, उन्होंने सवाल किए घुमा फिरा कर मुख्तलिफ मरतबा शेख रशीद साहब से इससे मुतल्लिक, तो उन्होंने कहा जी कि ही इज़ आउट, ही इज़ नो मोर पार्ट ऑफ, मतलब हमारे अलायंस में नहीं है, ही इज़ आउट। तो जब सियासी यतीम वो हो चुके हैं, सियासी लावारिस वो पहले हो चुकी हैं, गेट नंबर 4 पहले ही उनके आगे बंद हो चुका है, तो उनकी क्या पेशन गोई है? वो अपने आप को बेच रहा है बस बेचारा। अभी उनकी हालत ये है कि 1500 वोट शायद उनको मिला है इन इलेक्शंस के अंदर, बाकी जो वोट था वो पीटीआई का वोट था, जो पीटीआई के वोट के ऊपर वो एमएनए बनते रहे हैं। और आज भी मैं बता दूं कि वो इसीलिए मिन्नतें तरले कर रहे हैं किस तरीके से कि तहरीके इंसाफ के साथ उनका अलायंस हो जाए। सही है। वो अलायंस जब तक नहीं होगा तब तक शेख रशीद साहब सिफर है। सही, शेख रशीद का सफर होना, कहा जाता है कि ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है।